वेलकम बैक टू माय चैनल क्लास 10th के प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो साइंस का एग्ज़ाम आने वाला है बहुत जल्द ही, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान एवं रसायन विज्ञान तीनों से है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ करके और तैयार करके जाएँ ताकि आपका एक भी प्रश्न छूटने न पाए। तो देखते हैं क्या है भाई। यूपी बोर्ड 10th 2023 साइंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और यूपी बोर्ड 10वीं की परीक्षा जो है साइंस की होने वाली है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको परीक्षा से पहले आप अवश्य रट लें। आपको यहाँ पे 10th यूपी बोर्ड के लिए विज्ञान से महत्वपूर्ण प्रश्न बताए जाएंगे जो कि 10th के इम्पॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो आइए सीधे क्वेश्चंस देखते हैं कि क्या क्या है भाई क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, वृक्क के अतिरिक्त दो सहायक उत्सर्जी अंगों के नाम लिखिए। तो वृक्क के दो अतिरिक्त सहायक उत्सर्जी अंग आपके पास त्वचा और यकृत, यानी त्वचा मीन्स स्किन और यकृत मीन्स लीवर, ये दो सहायक उत्सर्जी अंग हैं। अगला क्वेश्चन है, अपघटक क्या है, दो उदाहरण लिखिए। अपघटक क्या है जाए, वे सूक्ष्म जीव जो मृत जीवों के जीव द्रव्यों को अपघटित कर अपना भोजन प्राप्त करते हैं वही क्या कहलाते हैं, अपघटक। यानी वे सूक्ष्म जीव जो मृत जीवों के जीव द्रव्यों को अपघटित करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं वही अपघटक कहलाते हैं, जो बैक्टीरिया और कवक दो एग्जाम्पल भी है। आगे देखते हैं, मूत्र निर्माण की प्रक्रियाओं का नाम बताइए भाई। तो मूत्र निर्माण की टोटल 3 प्रक्रियाएं हैं। पहला छनन यानी कि फिल्ट्रेशन, दूसरा है वर्णनात्मक पुनः अवशोषण यानी कि सेलेक्टिव रीअब्जॉर्बेशन एंड थर्ड है नलिकीय श्रावण यानी ट्यूबुलर सेक्रेशन। ये 3 टोटल मूत्र निर्माण की प्रक्रियाएं हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बच्चों की, पादप में प्रकाश संश्लेषण के विलेय पदार्थों का स्थानांतरण करने वाले ऊतक का नाम बताइए। तो पादप में प्रकाश संश्लेषण के विलेय पदार्थों का स्थानांतरण करने वाला जो ऊतक है वो बच्चों आपका फ्लोएम है। फ्लोएम बिल्कुल अच्छे से रट के जाइए, एक एक क्वेश्चन लर्न करके जाइए ताकि एक भी क्वेश्चन मिस न होने पाए एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोषण के आधार पर जीवों को कितने समूहों में बांटा गया। तो भैया पोषण के आधार पर जीवों को 2 समूह में बांटा गया है, एक स्वपोषी और दूसरा विषमपोषी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पादपों में जल और खनिज का स्थानांतरण करने वाले ऊतक का नाम बताइए भाई। तो पादपों में जल और खनिज स्थानांतरण का ऊतक करने वाला जो है वो जाइलम ऊतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि हमारी पेशी कोशिका में अवयवी श्वसन के उत्पादों का नाम बताइए। तो हमारी पेशी कोशिका में अवयवी श्वसन के उत्पाद हैं लैक्टिक अम्ल तथा एनर्जी यानी ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक परजीवी पुष्पी पादक का नाम बताइए। तो एक परजीवी पुष्पी पादक के नाम में आप अमरबेल लिख सकते हैं। आइए देखते हैं, टोटल 50 क्वेश्चन मैं बताऊंगा, निश्चित ही इसमें से कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में अवश्य आएंगे। आप इसको अच्छे से रट के जाइए, बहुत फायदेमंद है। 9 है, कौन सी शिरा में शुद्ध रक्त पाया जाता है भाई। तो पल्मोनरी शिरा में, ये बताया गया था आपको पहले भी, पल्मोनरी शिरा में सबसे शुद्ध रक्त पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि हृदय के किस भाग में शुद्ध रक्त तथा दूसरा अशुद्ध रक्त प्रवेश करता है। तो आप अच्छे से पढ़े होंगे तो जानते होंगे कि बाएं अलिंद में शुद्ध रक्त होता है और दाहिने अलिंद में अशुद्ध रक्त प्रवेश करता है। बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 11 है, हृदय के किस भाग से शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त बाहर निकलता है। तो बाएं नीले से शुद्ध रक्त तथा दाहिने नीले से अशुद्ध रक्त बाहर निकलता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, ताप नियमन, ग्लूकोज मात्रा का नियमन, सोडियम पोटेशियम का नियमन एवं जल की मात्रा का नियमन किस क्रिया द्वारा संपन्न होता है बच्चों। तो यह क्रिया परासरण नियंत्रण द्वारा संपन्न होता है। इसको भी अच्छे से लर्न करके जाइए। एंजाइम पेप्सिन तथा लाइपेज किस माध्यम में सक्रिय रूप से क्रिया करते हैं। तो एंजाइम पेप्सिन तथा लाइपेज अम्लीय माध्यम में सक्रिय क्रिया करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं। एक सरल आहार उत्तर श्रृंखला का उदाहरण भी लिखिए। तो खाद्य श्रृंखला जीवों की वह क्रमबद्ध श्रृंखला है जो भोजन के आधार पर एक दूसरे से संबंधित रहती है, खाद्य श्रृंखला कहलाती है। एक सरल खाद्य श्रृंखला नीचे दी गई है जो कि घास, हिरण तथा शेर ये हैं। आगे का क्वेश्चन है, ऊर्जा के संदर्भ में कौन सी आहार श्रृंखला लाभप्रद है। तो ऊर्जा के संदर्भ में बच्चों ऊर्जा के संदर्भ में कम से कम स्तर वाली आहार श्रृंखला अधिक लाभप्रद होती है, जैसे पौधे और मनुष्य।
आगे आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, पारिस्थितिक पिरामिड किसे कहते हैं। तो भैया पारिस्थितिक पिरामिड होता है आहार श्रृंखला की ऊर्जा गतिकी को समझाने के लिए ऊर्जा स्थानांतरण का पिरामिड के रूप में ग्राफी निरूपण किया जाता है और इसी को पारिस्थितिक पिरामिड कहते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है कि ऊर्जा प्रवाह से क्या तात्पर्य है। तो किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा स्रोत से ग्रहण की गई ऊर्जा का उत्पादों के विभिन्न उपभोक्ताओं की तरफ क्रमशः स्थानांतरित होने की जो क्रमबद्ध प्रणाली होती है ना, वही ऊर्जा प्रवाह कहलाती है। यानी कि किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा के ग्रहण की गई ऊर्जा का उत्पादकों के विभिन्न उपभोक्ताओं में क्रमशः स्थानांतरित जो होने की क्रिया होती है वो कहलाती है ऊर्जा प्रवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिस्थितिक तंत्र में जैव घटकों को सूचीबद्ध कीजिए। तो पारिस्थितिक तंत्र के जो जैव घटक हैं वो सबसे पहले उत्पादक होंगे यानी हरे पौधे, उसके बाद उपभोक्ता होंगे यानी जितने भी जीव जंतु हैं, और अपघटक होंगे, ये तीनों हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है पृथ्वी पर जैव जीवों के पोषण करने वाले भागों के नाम बताइए। तो पृथ्वी पर जैव जीवों के पोषण करने वाले जो भाग हैं वो स्थल मंडल, जल मंडल तथा वायुमंडल हैं। उपभोक्ता से क्या अर्थ है भाई। तो उपभोक्ता का अर्थ उन जीवों से है जो खाद्य पदार्थ का उपभोग करते हैं। समस्त जंतु ही उपभोक्ता कहलाते हैं। उत्पादक किसे कहते हैं। वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बना लें उत्पादक कहलाते हैं। जैसे हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण के क्रिया द्वारा अपना फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं भोजन, ये सब उत्पादक कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है खाद्य जाल क्या होता है भाई। तो जीव मंडल में प्रतिपादित होने वाली आहार श्रृंखलाएं आपस में अनेक प्रकार से जैसे आए तिरछे जुड़कर एक जाल सा बना लेती हैं। खाद्य श्रृंखलाओं के इस जाल को ही खाद्य जाल कहते हैं। यानी कि जीवमंडल में प्रतिपादित होने वाली आहार श्रृंखलाएं आपस में अनेक प्रकार से जाल बनाती हैं, उसी को खाद्य जाल कहते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है भाई। वायुमंडल के स्वतंत्र नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के सरल घुलनशील लवणों में बदलने की जो क्रिया होती है ना, वही नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 24 है भाई 4 पारिस्थितिक तंत्र का नाम बताइए। तो 4 पारिस्थितिक तंत्र जो हैं वो तालाब, झील, प्राकृतिक जंगल और खेत हैं। ये 4 पारिस्थितिक तंत्र हैं। अब क्वेश्चन नंबर 25 जो है कि फिजिक्स से है। किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी अगर 10 सेंटीमीटर है तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। बिल्कुल सही। अगर गोली दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो हम लोग को फार्मूला पता है कि जो फोकस दूरी जो इक्वल होती है वक्रता त्रिज्या की आधा होती है। तो फोकस दूरी जो इक्वल टू r/2, तो इसलिए हम लोगों को निकालना क्या है, वक्रता त्रिज्या निकालना है। यानी कि r निकालना है तो ये फोकस दूरी का दुगना होता है। तो अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी, 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक दर्पण की वक्रता त्रिज्या आप देखिए r दिया हुआ है तो इसकी फोकस दूरी तो एकदम बिल्कुल आसान हो जाएगा, उसी का हाफ कर दीजिए। अगर वक्रता त्रिज्या 20 है तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधा होती है, तो फोकस दूरी 20 का हाफ मतलब 10 हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 27 है हम वाहनों में उत्तर दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता देते हैं भाई। क्या है, पिछले की मोटर गाड़ियों वगैरह को देखने के लिए हम लोग उत्तल दर्पण को क्यों वरीयता देते हैं। तो देखिए इसका आंसर है कि मोटर गाड़ी के साइड मिरर में, इसको घुमा के भी पूछा जा सकता है कि मोटर गाड़ी में साइड मिरर के रूप में प्रायः किस प्रकार के गोली दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर आप अच्छे से लिखेंगे कि सामान्यतः वाहनों के पीछे देखने के लिए दर्पणों के रूप में उत्तल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। इसमें ड्राइवर अपने पीछे से आने वाले वाहनों को देख लेते हैं जिससे सुरक्षित रूप से वाहन चला सकें। उत्तल दर्पणों को इसलिए भी प्राथमिकता देते हैं क्योंकि ये सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन वह छोटा प्रतिबिंब बनाता है और इसका दृष्टि क्षेत्र भी बहुत अधिक है क्योंकि बाहर की ओर वक्रित होता है। अतः समतल दर्पण की तुलना में उत्तल दर्पण ड्राइवर को पीछे के बहुत ज़्यादा एरिया को दिखा लेगा वो, इसीलिए ये उत्तल दर्पण का प्रयोग करता है ताकि पीछे सीधा प्रतिबिंब भी दिखे और ज़्यादा एरिया को कवर करके प्रतिबिंब देख सके, तो इसलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अवतल, उत्तल एवं समतल दर्पणों के दो उपयोग भाई लिखिए। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। सबसे पहले अवतल दर्पण के 2 उपयोग देखेंगे। तो पहला है दाढ़ी के बाल दर्पण की फोकस के अंदर आवर्धित दिखते हैं जिससे दाढ़ी बनाना आसान हो जाता है। पहला दाढ़ी बनाने के लिए भाई किया जाता है। दूसरा सौर
कुकर में बड़े द्वारक का अवतल दर्पण सूरज की ऊष्मा को केंद्रित करने के काम आता है, क्योंकि ये कन्वर्जिंग होता है तो आराम से सौर ऊर्जा को केंद्रित कर लेगा। अब आ जाइए उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण की बात किया जाए तो साइड मिरर अभी ऊपर देखे हैं, और सड़कों पर लगे लैंप में प्रकाश को बड़े क्षेत्र में फैलाने के लिए भी उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तीसरा समतल दर्पण की बात करें तो अपना प्रतिबिंब देखने में तथा दर्पण द्वारा एक से अधिक प्रतिबिंब प्राप्त करने में भी समतल दर्पण का प्रयोग होता है। समतल दर्पण का प्रयोग घर में भी हम लोग करते हैं, घर में बाल झाड़ने के लिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है कि दृष्टि दोष क्या है और यह कितने प्रकार का होता है। तो जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख की रेटिना पर स्पष्ट रूप से नहीं बनता है तो इसी दोष को ही दृष्टि दोष कहते हैं, और यह मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। कौन कौन भाई? तो सबसे पहला जो है वो निकट दृष्टि दोष है। इसमें प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है और इसमें दूर वस्तु स्पष्ट परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। बिल्कुल सही, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु नहीं दिखाई देगी और डिस्टेंस यानी दूर की जो वस्तु रहेगी वो दिखाई देगी। तो पहला हो गया। दूसरा है दीर्घ दृष्टि दोष। इसमें क्या होता है? इसमें प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, इसमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देगी, यानी कि रेटिना के पीछे प्रतिबिंब इसका बनेगा। इसको दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं। और तीसरा है अबिंदुकता। आँख की लेंस में सममित के अभाव के कारण किसी एक वस्तु का प्रतिबिंब एक न बनकर कई जब बनने लगता है, इसमें भी वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, इसको अबिंदुकता कहते हैं। निकट दृष्टि दोष ये दूर दृष्टि दोष है। दूर दृष्टि दोष में भी यही होगा कि उसमें दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देगी लेकिन नज़दीक की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देगी, इससे उल्टा है उसका। क्वेश्चन नंबर 30 है रेलवे के सिग्नल का प्रकाश रंग लाल क्यों ही होता है भाई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लाल रंग के प्रकाश का सबसे बड़ी बात तरंग दैर्घ्य बहुत ज़्यादा होता है। फलतः कुहासा या धुएं में लाल रंग का कम प्रकीर्णन भी होता है, अतः दूर से ही ज़्यादा दिखाई दे इसलिए लाल रंग का ही लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारे टिमटिमाते क्यों हैं? तो हवा की विभिन्न परतों में तापमान अलग अलग होता है, इस कारण उसका घनत्व भी कम होता है, इसलिए तारों से आता प्रकाश इन वायु परतों में विभिन्न मात्रा में आवर्तित होता रहता है, इस कारण हमारे नेत्रों पर तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तो 32 क्वेश्चन है कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है? बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखता है। तो अंतरिक्ष यात्री आकाश में उस ऊंचाई पर होते हैं जहां वायुमंडल ही नहीं होता है और न ही वहां कोई प्रकीर्णन हो पाता है, इसलिए उनका आकाश का रंग नीला नहीं बल्कि काला दिखाई देता है। एकदम बिल्कुल सही जवाब। 33 है प्रतिरोध क्या है? इसका मान एवं मात्रक लिखिए। तो किसी धारावाही तार में आवेश के प्रवाह में जो भी रुकावट आती है उसे प्रतिरोध कहते हैं। आवेश के प्रवाह में जो रुकावट आएगी उसको प्रतिरोध कहते हैं। इसका मात्रक क्या है? ओम। इसका मात्रक क्या है भाई? ओम। सिद्ध कीजिए कि 1 किलोवाट घंटा इज इक्वल टू 3.6 गुणे 10⁶ है ये जूल, या 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होता है। तो देखते हैं कि 1 किलोवाट घंटा इज इक्वल टू 1 गुणे 1000 वाट और 3600 सेकेंड तो होता ही है एक घंटे में। तो एक घंटे में अगर 3600 सेकेंड होता है तो 3 0 और 2 0 और यहाँ पे 6 पे अगर पॉइंट लगाएंगे तो इसको 3.6 गुणे 10⁻6 लिख सकते हैं। तो जब 3.6 × 10⁻6 जब लिखेंगे तो 1 किलोवाट घंटा इज इक्वल टू 3.6 गुणे 10⁶ जूल, या फिर 3.6 गुणे 10⁻6 यानी 10⁶ जूल लिखा जा सकता है। विद्युत विभव से आप क्या समझते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो किसी चालक की वह अवस्था जो यह बताए कि इसे किसी दूसरे चालक के साथ संपर्क में लाने पर विद्युत आवेश का प्रवाह किस दिशा में होगा, वही विभव कहलाता है। किसी चालक की वह अवस्था जो यह बताए कि इसे किसी दूसरे चालक के साथ संपर्क में लाने पर विद्युत आवेश का प्रवाह किस दिशा में होगा, वही तो विभव कहलाता है। 36 क्वेश्चन है कि श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर के स्थान पर विद्युत युक्तियों को पार्श्व यानी समांतर क्रम में संयोजित करने से क्या लाभ है? यानी देखिए पार्श्व यानी समांतर क्रम में संयोजित करने के लाभ क्या क्या है भाई, अभी देखते हैं हम लोग क्वेश्चन सीधे। पहला कि
प्रतिरोधों को पार्श्व क्रम यानी समांतर क्रम में जोड़ने पर किसी भी चालक में स्विच की सहायता से विद्युत धारा स्वतंत्रता पूर्वक भेजी या रोकी जा सकती है, पहली फायदा। दूसरा है कि फायदा कि ऐसा करने से सभी समांतर सिराओं के बीच का विभवांतर बराबर होता है, इसलिए लैंप, बिजली प्रेस, रेफ्रिजरेटर, रेडियो आदि को एक ही विभव पर प्रचलन योग्य बनाया जा सकता है। तो ये 2 एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, आराम से काम चल जाएगा। अब आते हैं विद्युत धारा क्या है, इसका एसआई मात्रक लिखिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। बहुत बिल्कुल इजी क्वेश्चन कि विद्युत आवेश के प्रवाह की समय दर को ही तो विद्युत धारा कहते हैं। अर्थात विद्युत धारा इज इक्वल टू आवेश अपन समय, यानी आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी हो जाएगा, जहाँ पर विद्युत धारा क्यू है और आवेश टी, क्यू आवेश है और टी समय है। इसका एसआई मात्रक एम्पियर है और यह एक अदिश राशि है। इतना लिखेंगे आपका नंबर कटेगा ही नहीं, बिल्कुल अच्छे से नंबर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी विद्युत परिपथ में लघु पथन क्या होता है। लघु पथन क्या होता है भाई, अथवा लघु पथन क्या। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, कई बार आ चुका है एग्जाम में। तो किसी विद्युत यंत्र में जब धारा कम प्रतिरोध से होकर प्रवाहित होती है ना, तो उसी को लघु पथन कहते हैं। देखिए एकदम इजी क्वेश्चन है कि किसी भी विद्युत यंत्र में धारा कम प्रतिरोध से होकर प्रवाहित हो जाए तो उसको लघु पथन कहते हैं। इस स्थिति में किसी परिपथ में विद्युत धारा अचानक बहुत अधिक हो जाती है, तब विद्युत पथ में विद्युमन उदासीन तार के संपर्क में आ जाता है, जो प्रतिरोध के शून्य हो जाने के कारण ऐसा लगता है। और लघु पथन के कारण आग भी लग सकती है कभी कभी, और विद्युत पथ में लगे उपकरण क्षतिग्रस्त भी हो सकते हैं। छूने पर जोर का करंट भी लग सकता है। इससे बचने के लिए फ्यूज का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या है, अथवा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से संबंधित दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। दाहिने हाथ का नियम क्या है भाई, तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गतिमान चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात की जाती है। इस नियम के अनुसार यदि हम अपने दाएं हाथ का अंगूठा तथा इसके पास वाली अंगुली को एक साथ इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर एक दूसरे के लंबवत हों, तब पहली अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, अंगूठा चालक की गति की दिशा को प्रदर्शित करे, तो बीच वाली अंगुली प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को बताएगी। एकदम अच्छे से इस क्वेश्चन के आंसर को लर्न करके जाइए, बहुत बार पूछा है। 40 नंबर क्वेश्चन है कि नाभिकीय ऊर्जा किसे कहते हैं, नाभिकीय ऊर्जा का महत्व क्या है, नाभिकीय विखंडन क्या है, सब बताइए भाई। तो नाभिकीय ऊर्जा भारी नाभिकीय परमाणु जैसे कि यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम नाभिक निम्न ऊर्जा न्यूट्रॉन से बमबारी करके हल्के नाभिकों में तोड़ा जा सकता है, जिससे विशाल मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। इसे ही नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। और यूरेनियम के एक परमाणु विखंडन से जो ऊर्जा मुक्त होती है वह कोयले के किसी कार्बन परमाणु के दहन से उत्पन्न ऊर्जा की तुलना में 1 करोड़ गुना अधिक होती है। अतः नाभिकीय विखंडन से अपार ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। अनेक विकसित और विकासशील देश नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण कर पा रहे हैं। ये भी क्वेश्चन लर्न कर सकते हैं आप। ऊर्जा के आदर्श स्रोत में क्या गुण है अथवा ईंधन की विशेषताएं क्या है, तो पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा प्रदान करने की क्षमता होनी चाहिए, पहला विशेषता। दूसरी विशेषता ये है कि सरलता से उपयोग लाने की सुविधा होनी चाहिए। तीसरी व्यवस्था समान दर से ऊर्जा की उत्पत्ति होनी चाहिए। चौथा क्या है, सरल भंडारण के योग्य होना चाहिए। पांचवा है कि परिवहन की योग्यता से युक्त होनी चाहिए, परिवहन की योग्यता से युक्त होनी चाहिए। तो इस तरह से इतनी विशेषताएं हैं जो कि बहुत अच्छी हैं। अब देखिए केमिस्ट्री से क्वेश्चन है कि संयुक्त अभिक्रिया की परिभाषा दीजिए अथवा संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। तो वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं वही तो कहलाता है संयुक्त अभिक्रिया। जैसे देखिए कैल्शियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन ऑक्साइड, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर है, ये दोनों मिल करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाए, ये संयुक्त अभिक्रिया कहलाती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए दिया भी है कैल्शियम ऑक्साइड के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है, यही उष्मा भी निकली है, तो ये संयुक्त अभिक्रिया का उदाहरण है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जल के साथ अभिक्रिया का समीकरण बताइए भाई। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का हम लोग जानते हैं, इसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। जल के साथ अभिक्रिया करके जिप्सम यानी कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O डाइहाइड्रेट बनाता है। लगभग आधे घंटे में जमकर ठोस भी बन जाता है।
जब वाटर से क्रिया बनता है। अब इन कुछ समीकरण दिए हैं जिनको संतुलित करना है। जैसे H2 + O2 गिव्स H2O, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे भी अगर हम H2 है प्लस O2 है तो 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन इज इक्वल टू, हम लोग अगर 2H2O कर दें तो देखिए 2 ऑक्सीजन हो गया, तो लेकिन हाइड्रोजन 4 हो गया, तो यहाँ पे 2 दूने 4 हाइड्रोजन प्लस 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन है और 4 हाइड्रोजन है, ये बैलेंस इक्वेशन हो जाएगा। जैसे नीचे देखिए आंसर भी दिया है कि 2H2 + O2 गिव्स 2H2, 3Fe + 4H2O गिव्स Fe3O4 + H2O। बस इसमें ये करना है कि जो है दिस इम्प्लाई दैट, इट मीन्स, इसको हम लोग पढ़े भी होंगे अगर पहले आप, तो इसको बोलते हैं हम लोग रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक, और इसको बोलते हैं उत्पाद। तो अभिकारक में जितने एटम हैं और उत्पाद में जितने एटम, इन दोनों को मिला करके अगर इक्वल हो जा रहा है तो बैलेंस इक्वेशन, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पे बैलेंस इक्वेशन का आंसर भी दिया, आप यहाँ से देख सकते हैं। आगे देखते हैं 45 नंबर है, मेंडलीव की आवर्त सारणी की विसंगतियाँ बताइए। तो देखिए मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुछ कमियां थी। जैसे पहला है कि हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं था, दूसरा समस्थानिक का स्थान निश्चित नहीं था, कम परमाणु भार वाले तत्व के स्थान में भी अधिक परमाणु भार वाले तत्वों को रख दिया गया था, जो कि बहुत विसंगतियां थी। 46 है कि सूर्य का प्रकाश किस प्रकार के पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी, जो लोग अपना खुद का भोजन बना लेते हैं, यानी स्वपोषी प्रकाश में निहित ऊर्जा का ग्रहण कर रासायनिक ऊर्जा में बदल देना है, अर्थात हरे पौधों के लिए प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा निर्माण अपना भोजन करते हैं, इसीलिए भोजन स्वपोषी से विषमपोषी में अपघटकों तक जाता है। सूर्य का प्रकाश इसीलिए इन लोगों को ज़्यादा आवश्यक है। 47 है पादप हार्मोन क्या है। तो वैसे विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ जो पौधों में वृद्धि और विभेदन संबंधी क्रियाओं पर नियंत्रण करते हैं, उन्हें पादप हार्मोन कहते हैं। पादप हार्मोन अनेक प्रकार के हैं, जैसे ऑक्सीन, इथाइलिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड। तो ये सब के सब पादप हार्मोन हैं, इनको भी रट के जाइए आप। एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय जीवों की जनन पद्धति में क्या अंतर है। तो एक कोशिकीय जीव प्रायः विखंडन, मुकुलन, पुनरुद्भवन, भूखंडन आदि विधियों से जनन करते हैं, जिनमें एक ही कोशिका होती है। वे सरलता से कोशिका विभाजन के द्वारा तेजी से जनन कर सकते हैं, लेकिन बहुकोशिकीय जीवों में जनन क्रिया बहुत जटिल होती है और ये मुख्य रूप से लैंगिक जनन द्वारा होती है। डीएनए की प्राकृतिक संरचना या जनन के लिए आवश्यक क्यों है भाई। तो डीएनए की प्रकृति के कारण ही जनकों में गुण पुत्री कोशिकाओं को स्थानांतरित होता है, इसलिए ये ज़्यादा आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 50 और लास्ट है कि पोषी स्तर क्या है, एक आहार श्रृंखला द्वारा समझाइए। तो पोषी स्तर जो होता है ना, वो आहार श्रृंखला का प्रत्येक चरण या कड़ी पोषी स्तर कहलाता है। जैसे जलीय आहार श्रृंखला में सबसे पहले शैवाल, फिर जलीय कीट, फिर छोटी मछली, फिर बड़ी मछली। उसी तरह स्थलीय आहार श्रृंखला की बात करें तो घास, फिर हिरण घास खाएगा, फिर बाघ हिरण को खा जाएगा। तो इस तरह से पोषी स्तर है। तो इस तरह से टोटल 50 क्वेश्चंस आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है मिले, और आप इसको अच्छे से पढ़ के जाइए, रट के जाइए। एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, और आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी हैं वो आप बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जितने भी और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ वो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। थैंक यू सो मच।